हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत ही हम लोगों ने आप लोगों के लिए दोस्तों कौन सी क्लासेस स्टार्ट करी थी, तो रीट मेंस लेवल 2 की हमने जो क्लासेस स्टार्ट करी थी, उन क्लासेस के अंतर्गत हम पहले जो है पोर्शन अपना साइंस और मैथ दोनों साथ साथ कवर कर रहे हैं। और राजस्थान जीके की जो क्लासेस है वो भी चल रही है, ज्योग्राफी की क्लासेस अभी कंटिन्यू है, रिमेनिंग क्लासेस भी बाद में जो है बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। अब हम जब साइंस के अंदर बात कर रहे थे तो मैंने बोला था आपसे, साइंस के अंदर मैं पहले जो है आपको आरबीएससी की 6 से लेकर के 10th तक की जो बुक्स है वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो हमने दोस्तों 6th क्लास की जो बुक है आरबीएससी की वो कंप्लीट कर ली है। और उसमें कौन सा पोर्शन, जो पहले हम बायोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैंने बायोलॉजी का जो पोर्शन था उसको कंप्लीट करवा दिया है अकॉर्डिंग टू क्लास 6। ठीक है, अब अपना टॉपिक चलेगा क्लास 7th के अकॉर्डिंग। और क्लास 7th में जो मैंने ये येलो कर रखा है ना, भोजन के प्रमुख अवयव और इसके कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन, ये पहला चैप्टर है कि भोजन के प्रमुख अवयव। तो आज अपन बात करेंगे भोजन के जो प्रमुख अवयव है उनके बारे में, और ये आरबीएससी की बुक्स के अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है। तो आज हमारी 7th क्लास का पहला चैप्टर है। आप जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर करते हैं चैप्टर स्टार्ट। तो दोस्तों चैप्टर है भोजन के अवयव, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो अपन खाना खा रहे हैं ना, जो अपन भोजन लेते हैं, उस भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, हो सकता है आज मेरी साइड में जो फोटो आ रही है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का, वो थोड़ा सा किसी कंटेंट को जो है आपका अंदर फिट कर रहा होगा, या कंटेंट उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास तक जो है इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बुक को जो है मैं इस वाले पोर्शन पर ही रखूं, ताकि आपका ये कंटेंट कहीं पर भी छिपे नहीं। बाकी मैं कंटेंट बोलूंगा तो आप लोगों को सुनाई दे ही देगा। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली अपन पढ़ने वाले हैं भोजन क्या होता है इसके बारे में, भोजन के जो अवयव है जिसमें आपका नाम आता है कौन कौन से दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। तो भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो भोजन के अवयव है दोस्तों आप लोगों के कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी दोस्तों, तो मैं गायब हो गया, वो एक्चुअली टीम मेंबर कह रहे हैं कि ज़्यादा कंटेंट अंदर आ रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो भोजन और भोजन के अवयव, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, खाद्य रेशे हैं, ये सभी भोजन के अवयव है। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ये अवयव कितने जरूरी है तो क्यों जरूरी है, उनसे हमें क्या बेनिफिट होता है, इनकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, इस पूरी डिटेल को पढ़ने वाले हैं। तो अपना भोजन क्या है, बेसिकली जब भी दोस्तों हमें भूख लगती है, जब भी हमारे पेट में गुड़गुड़ 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 होता है, जब हमें भूख लगती है, तो हम उस भूख को मिटाने के लिए किसी न किसी भोज्य पदार्थ का जो है हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उस भोजन को जैसे ही हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है। और जैसे ही एनर्जी हमारे पास आती है, ऊर्जा हमारे पास आती है, तो हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और हम जो है कार्य करने वापस से स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा केले वगैरह खाने चाहिए जब भी आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो, क्योंकि उससे एक तो क्या है कि दोस्तों आपका पेट भरेगा, लेकिन आपको भूख वगैरह कम मतलब जो है लगेगी एक तो, और एक एनर्जी भी ज़्यादा इससे बनी रहती है इसलिए। और बाकी आपको पढ़ाई करते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बीच बीच में जो है कुछ ना कुछ स्नैक्स के रूप में साथ में खाते रहना चाहिए, ताकि नींद भी नहीं आए और अपना जो है दिमाग भी तेज चलता रहे। अब इसी भोजन के द्वारा हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि और विकास होता है। अब हम भोजन के रूप में क्या क्या ले सकते हैं, तो जैसे ये आपकी सभी मिठाई वगैरह है। ठीक है, अच्छा मिठाई नहीं है भाई, ये है वो आपके नींबू है और मिठाई भी है, इधर टमाटर भी है, और ये सब मिक्स में है। मतलब इधर आपके गोभी आ जाएगी सब्जी, ये अपने आलू है, ये गाजर है, ये दही है। ठीक है, और ये अपना क्या है, मूंग है।
मूंग और चना दाल, ये सब जो होते हैं ना, इनको आप जो है क्या कर सकते हो, भिगा करके रात को और सुबह उठ करके फिर अंकुरित भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हो। तो ये कुछ भोज्य पदार्थ है, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं वो सभी यहाँ आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। ठीक, चलो तो अब जो है ये भोजन हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक होता है, तो ये हमारे जो है दोस्तों भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। पहली चीज़, यह हमारे शरीर में वृद्धि, विकास और निर्माण में सहायक होता है, रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है, हमारी बुद्धि जो है उसे तीक्ष्ण करता है यानी तेज करता है, उस बुद्धि को धार देता है। और कई बार आपने सुना होगा कि अगर जो है हम जो है क्या करते हैं दोस्तों, अगर डेली जो है हम अगर क्या खाते हैं बादाम, तो हमारा बोले दिमाग तेज होता है, हमें याद करने की क्षमता बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो इससे हमारी बुद्धि क्या हो रही है, तीक्ष्ण होती है, शरीर का विकास होता है, शरीर के निर्माण में सहायक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता कंपटीशन एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये भोजन के अवयव कौन कौन से हैं। बेसिकली देखो, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण और सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं, उन सभी घटकों को ही कहा जाता है, उन सभी घटकों को ही कहा जाता है दोस्तों क्या आपके, तो उन सभी घटकों को कहा जाता है भोजन के अवयव। अब ये भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, तो ये भोजन के अवयव है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, ये जो है हमारे क्या है भोजन के अवयव है। अब इन भोजन के अवयवों का जो है कार्यों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। कार्य के आधार पर यानी कौन सा अवयव जो है हमारे किस काम आता है, यही चीज़ के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो जैसे देखिए, शरीर की वृद्धि करनी है, मतलब वृद्धि जो है उसकी बॉडी का जो अपना डेवलपमेंट वगैरह है, वृद्धि वगैरह, ठीक है, उसकी और ऊर्जा प्रदान करने वाले जो भोजन है वो कौन कौन से है, तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। ये तीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, शरीर का निर्माण करने वाले, शरीर का डेवलपमेंट करने वाले, बॉडी को जो है बिल्ड करने वाले, तो वो है आपके प्रोटीन, खनिज लवण और जल। और सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं तो विटामिन है, खनिज लवण है और प्रोटीन और जल है। तो इसका मतलब प्रोटीन जो है वो वृद्धि भी करते हैं, ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, भोजन के जो है अपने शरीर का निर्माण भी करते हैं और ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें केवल ऊर्जा मिलती है, खनिज लवण से हमें शरीर का निर्माण भी होता है और हमारे शरीर को सुरक्षा भी मिलती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए शरीर के निर्माण के लिए कौन सा भोजन अवयव उपयोगी है, तो कौन सा भोजन अवयव उपयोगी है, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। बाकी इनसे और डीपली क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई ना कोई खाद्य पदार्थ का नाम दे दिया जाएगा और उस खाद्य पदार्थ के नाम के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि ये हमारे किस काम का है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो प्रोटीन है क्या है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे की तरफ। तो कार्यों के आधार पर हमने भोजन के अवयवों का वर्गीकरण देख लिया, कौन किस में आता है। अब अपन इस एक एक अवयव की बात करेंगे। तो पहला अवयव है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो देखिए दोस्तों, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक प्रकार से ग्लूकोज का ही एक भाग होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही होता है कार्बन और हाइड्रोजन जिसके अंदर हो, क्या हो, ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसे आप कह देते हो कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है और उससे हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, ये बेसिकली आपका देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन तो होगी लेकिन कुछ के अंदर ऑक्सीजन भी होती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन तत्वों से मिलकर ही बनता है कौन, आपका कार्बोहाइड्रेट। ये बात आपको याद रखनी है। और ये फिर जो है हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं और श्वसन प्रक्रिया जब होती है हमारी, उस समय अपघटित होकर के हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये किसकी बात हो रही है, ग्लूकोज की बात हो रही है।
ठीक है। अब इस जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें मिलेगा कैसे? क्या हम कार्बन को खाएंगे या हाइड्रोजन को खाएंगे या ऑक्सीजन को खाएंगे? नहीं, इनको नहीं खाएंगे, हम खाएंगे अपना खाना, उस खाने से हमें ये मिलता रहेगा। अब कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट है उसकी बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टार्च युक्त और एक होते हैं शर्करा युक्त। ठीक है, शर्करा युक्त यानी कि मीठे, जिसमें शक्कर प्रेजेंट हो, मिठास हो, और स्टार्च, तो स्टार्च के अंदर आपका जो है, जैसे देखो स्टार्च युक्त वाले में कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है हमें? रोटी से, चावल से, आलू से, अनाज से, अरवी से और केले से। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है उबले हुए आलू है, केले हैं, रोटी है, चावल है, अनाज है, उनको खाना चाहिए। उनसे हमें क्या मिलता है? स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और जब हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा होगी तो अब ऑब्वियस सी बात है कि हम ज़्यादा देर तक काम कर पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं शर्करा युक्त की। तो शर्करा युक्त में आपका जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, जैसे गुड़ है, चीनी है, खजूर है, मुनका है, ये कुछ मीठी चीज़ें हैं जिससे हमें शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब ये डायग्राम दिए गए हैं, जैसे चावल ये रहा, चीनी ये रहा, फल ये रहे, आलू, गन्ना, चुकंदर, गेहूँ, खजूर, मक्का। ठीक, और आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। तो आपसे अगर पूछ ले भाई बताओ 5 ग्राम से कितनी मिलेगी, तो 5 चौक 20 कैलोरी। ठीक है, अगर 100 ग्राम से पूछ ले तो 100 × 4 कर देना, यानी 400 कैलोरी। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो हमें लगभग जो है दोस्तों ऊर्जा मिलती है 4 कैलोरी। समझ में आ गई बात? कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके कुछ काम है, जैसे इसके काम होता है कि शरीर को ऊर्जा देना, शरीर के ताप को नियंत्रण करके रखना, और ये हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, ऊतक और कोशिका को कार्यक्षम बनाते हैं, यानी कार्य करने के योग्य बनाते हैं। भाई अगर हम जो है हमारे शरीर का कोई अंग ही काम नहीं कर पा रहा तो हम किस काम के? तो अल्टीमेटली हमें जो है पूरा कार्य के योग्य कौन बना रहा है? तो हमें पूरे के पूरे कार्य के योग्य बनाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अब यदि हमारे भोजन के अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है वो सम्मिलित नहीं होता है, तो फिर हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता होती है, यानी हमारे जो काम करने की क्षमता है, ऊर्जा है हमारे शरीर की, वो क्या होती है दोस्तों? कम हो जाती है। इसीलिए जो है गरीब लोग, मतलब जिनकी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे कार्बोहाइड्रेट केवल कहाँ से प्राप्त करते हैं बेचारे? रोटी खा के, और कोई भी जो है उनके पास में सारा नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे लोग पैसे कमाते हैं तो फिर वो जो है आपको जानते ही हैं, वो कैसे कुछ भी बाहर की चीज़ें खा करके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब चीज़ें प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो अभी की जो पीढ़ियां हैं उसके अंदर, जो पहले के लोग कहते हैं ना कि हम तो इस एज में ये कर लेते थे, वो कर लेते थे, उसका रीज़न यही है कि उस समय पर रोटियां वगैरह जो बनती थी वो सभी बिना यूरिया वगैरह के होती थी, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती थी, तो एनर्जी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन आजकल कोई भी चीज़ हमें शुद्ध रूप से नहीं मिल रही है, इस वजह से जो है आज खाने के अंदर वगैरह जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है। इसीलिए आज के युवा का जो है एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो रहता है। लेकिन अगर हम चाहें तो हमारे एनर्जी लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ाने का एक ही तरीका है। वो बढ़ाने का क्या तरीका है दोस्तों? हमें जो है रेगुलरिटी के साथ में योग करना चाहिए। सुबह उठ करके जो है चने वगैरह इस टाइप की भीगी हुई जो आपकी चीज़ें हैं वो खानी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जो हमारे इसका कोई मतलब नहीं है, ये आप खुद घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या है? ठीक है, अब अगर बात की जाए दोस्तों प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो हमें कैसे मिलेगा और ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जो रासायनिक, जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, और कोशिका जो होती है सेल, उसके विकास एवं मरम्मत हेतु आवश्यक होती है।
मैंने ये चीज़ आपको सेल के अंदर पूरी डिटेल में बताई थी। उसके भाग में एक लाइसोसोम था जो कि आत्मघाती थैली कहलाता है वगैरह। तो वहाँ आपको समझ में आया था कि कोशिकाएं जो है नष्ट भी होती है और मृत भी होती है। तो अब उन कोशिकाओं को डेवलप करना है, उन कोशिकाओं की सुरक्षा करनी है, मरम्मत करनी है। वो किससे होती है? हमारे शरीर में प्रोटीन के माध्यम से। प्रोटीन से शरीर को क्या मिलता है? नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे प्रोटीन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 4 तत्वों के अमीनो अम्लों के जो है अणु होते हैं, या अमीनो अम्ल के अणुओं से मिलकर ही क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं? तो प्रोटीन के अंदर होते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन्हीं तत्वों से जो है आपके क्या दोस्तों? ये अमीनो अम्ल बनता है, और इस अमीनो अम्ल के अणुओं से ही प्रोटीन बनते हैं। अब कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलेगा? तो ये स्रोत याद रखने हैं। प्रोटीन मिलेगा दाल से सबसे ज़्यादा, दूध, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, फलीदार सब्जियाँ, मटर आदि जो है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। जैसे ये रहा अंडा, ये दूध, ये सोयाबीन, ये दाल। ठीक है, अब ये जो अंडा और दूध है ये हमें जंतु से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक जंतु प्रोटीन के स्रोत है। जबकि आपका सोयाबीन वगैरह है ये पादप से मिलते हैं, तो पादप प्रोटीन के स्रोत कहे जाएंगे। ठीक है, चलो प्रोटीन के काम क्या है? तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण के लिए आवश्यक है। ये कोशिकाओं के विभाजन और इनकी टूटी फूटी जो होती है उनकी मरम्मत में सहायक होती है। प्रोटीन विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, उसमें एंजाइमों के रूप में ये जाकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? प्रोटीन। वसा और कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन जो है शरीर को क्या करता है? एनर्जी देता है। यानी आपके एनर्जी देने का काम कौन करेगा? तो एनर्जी देने का काम तो होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और वसा का। लेकिन अगर वसा और कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित है हमारे भोजन में, तो हमारे भोजन में अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तब भी हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। ये मानसिक रूप से जो है हमें शक्ति प्रदान करता है। विशेष में आपको याद रखना है, हमारे भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा युक्त अवयव उपस्थित हो तो शरीर की वृद्धि और विकास जो है वो समुचित रूप से होगा। और बाल्यक अवस्था में और किशोरावस्था में प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। ये हो गया अपना प्रोटीन भी कंप्लीट। आप इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं वसा की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? वसा की बात करते हैं दोस्तों। तो वसा जो है वो कोशिकाओं में पाया जाने वाला वो कार्बनिक यौगिक है जो जल में अविलेय है। क्या है? जल के अंदर अविलेय है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये याद रखना कि वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे कार्बनिक यौगिक हैं जो जल में अविलेय होते हैं। ये ग्लिसरॉल जो होता है उसके एस्टर होते हैं। कौन? वसा जो है वो ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं 3 तत्वों से होता है। ठीक है, वसा के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रहती है और शरीर को वसा से ही सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? वसा से ही मिलती है। ठीक, हमारे शरीर में ठोस रूप में विद्यमान वसा को चर्बी कहते हैं, और द्रव्य रूप में अगर जो है हमारे शरीर में वसा विद्यमान है तो हम उसे तेलीय वसा कहते हैं। तो वसा को चर्बी कहते हैं, और अगर वसा जो है द्रव रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे कहेंगे आपका तेलीय वसा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ये चिकनी होती है और ऊर्जा के केंद्र कहलाती है ये शरीर के लिए। ठीक है, क्या कहलाती है? ऊर्जा के केंद्र कहलाती है। अब वसा जो है दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक वसा हमें वनस्पतियों से मिलता है और दूसरा वसा हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे के दोस्तों? वनस्पतियों से और जंतुओं से हमें जो है वसा प्राप्त होता है। अब वनस्पतियों के अंदर जो है हमें वसा किससे मिलेगा? तो सरसों से मिलेगा, मूंगफली है, तिल है, नारियल है, काजू है, अखरोट है। इससे हमें वनस्पति के माध्यम से वसा प्राप्त होता है।
जबकि जंतुओं से प्राप्त क्या होगा, तो दूध है, अंडा है, मांस है, मक्खन है, इन सब से जो है हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो इन सब से भी हमें जो है वसा प्राप्त होता है। और ये सब चूंकि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं तो ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसा में गिने जाएंगे। और पादपों से प्राप्त होने वाले वसा में आ जाएगा सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू, अखरोट। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस वसा के प्रकार और स्रोत के बाद में वसा के कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हैं, जैसे हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की त्वचा के नीचे संग्रहित होकर के ये शरीर को सुडौल यानी मजबूत बनाता है। और अत्यधिक वसा युक्त भोजन से हमारे शरीर बेडौल हो जाता है। ज़्यादा भी नहीं खाना वरना हमारा शरीर जो है कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही हाथी जैसा हो जाएगा। वसा जो है वो शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघात जो होते हैं उनसे रक्षा करता है, यानी जो बाहर से आक्रमण हो रहे हैं उन सब से हमारी रक्षा कौन करता है, वसा करता है। और हमारी मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, इन सब से हमें वसा मिलता है। अब विशेष में याद रखना है एक तो कि ऊँट के कुबड़ जो होता है उसके नीचे अधिक मात्रा में वसा संचित होता है। इसी कारण से ऊँट जो है बहुत दिनों तक बिना खाए भी रह सकता है। जिस प्रकार से वो बिना पानी पिए रहता है उसी प्रकार से वो बिना खाए भी रह सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो बात करते हैं दूसरा पॉइंट। तो वर्तमान में जो है बालक, किशोर क्या करते हैं भाई, जो बाल बच्चे हैं आजकल ज़्यादा किसको भोजन को खा रहे हैं, किसी ने आजकल जो है दलिया है, आपके राबड़ा है, फिर आपके मक्के की रोटी है, बाजरे की रोटी है, ये तो खाना बच्चे पसंद ही नहीं करते। उन्हें तो ये बोलते हैं अरे छी ऐसा कौन खाएगा, लेकिन उनको खिला दो पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच तो वो खाने को तैयार है। तो आजकल जो जंक फूड खाया जा रहा है, इस जंक फूड के अंदर क्या होता है बेसिकली दोस्तों, वसा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है, वसा की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। और इस वसा की मात्रा अधिक होने के कारण ही, इस वसा की मात्रा अधिक होने के कारण ही दोस्तों क्या होता है, हमारे शरीर का मोटापा बढ़ता है। समझ में आ गई बात? तो अगर आप जो है ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या अपने आसपास में कोई खा रहा है तो आप जो है उन्हें ये बताइएगा कि भाई इसके अंदर वसा ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा मोटा भी होता जाएगा, इसलिए इससे बचो और इसको कम खाना चाहिए और देसी भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये था अपने वसा के प्रकार और वसा के स्रोत। अब अपन बात करेंगे विटामिन के बारे में। किसके बारे में? विटामिन के बारे में। तो नेक्स्ट है दोस्तों अपना क्या, विटामिन। अब ये जो विटामिन है ये एक अकार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है जिसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक होती है और जिसे हम विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। और इनका संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो विटामिन है उनका संश्लेषण किस में नहीं होता, जंतु शरीर के अंदर नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो, तो आपको क्या क्या याद रखना है भाई, विटामिन एक तो अकार्बनिक है और ये हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक होते हैं और ये जो है संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता। इनके कार्य क्या है, तो शरीर की नियमित वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए, भूख सामान्य रखने के लिए और पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब दोस्तों आज तक अगर हम बात करें तो लगभग जो है 15 आपके विटामिन्स की खोज हो चुकी है। कितने? 15 विटामिन की खोज हो चुकी है, लेकिन उनमें से केवल हमारे 6 ही जो है प्रमुख है और उन 6 की ही हमें बात करनी है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब ये 6 कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये टोटल 6 हमारे विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा उपयोगी है, हमारे शरीर की विकास वृद्धि के लिए भी उपयोगी है। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई और फिर के। ठीक है, अब इन सभी विटामिन के जो स्रोत है वो हमें याद रखने हैं क्योंकि इनके स्रोत से ही क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली। ठीक है, चलो, तो विटामिन ए,
विटामिन ए मिलता है दूध से, हरी सब्जियों से, गाजर से, पपीता से, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, जिसको भी अगर नंबर वगैरह आ जाता है तो कई बार कहते हैं ना कि भाई जो है गाजर वाजर ज़्यादा खाया करो, तो ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो रतौंधी रोग का जो है ये आपका जानते होंगे कि इसकी कमी से वो हो जाता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये खाने से जो है आपकी क्या हो जाएगा, तो ये खाने से चश्मा जो है हट सकते हैं, ठीक है। क्या खाने से? गाजर और हरी सब्जियाँ, पालक वगैरह। विटामिन बी जो है उसमें आपके आ जाता है दूध से मिलेगा, दाल से, अंडे से, सोयाबीन से और फलों से। विटामिन सी नींबू से, संतरे से, आंवले से, टमाटर से, अमरूद से, यानी जो भी लगभग थोड़ी बहुत खट्टी खट्टी होती है उन चीज़ों से, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलो अब बात करते हैं फिर हमारे विटामिन डी है। तो विटामिन डी हमें मिलता है बेसिकली सूर्य की किरण से, उसके साथ में मक्खन, अंडा, मछली, दूध। इससे विटामिन ई दूध, हरी सब्जियां, मक्खन, आटे का चोकर, उससे। विटामिन के हरी सब्जियों से, जीरा से, सोयाबीन से, टमाटर से, ठीक है। तो ये स्रोत आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये हमें क्या करने हैं? याद रखने हैं, क्योंकि इनके स्रोत वगैरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सूर्य की किरण है, कौन से विटामिन के लिए उपयोगी है? तो आप कहोगे विटामिन डी के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीरा, सोयाबीन, टमाटर, हरी सब्जियां किसके लिए, तो विटामिन के लिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि नींबू, संतरा, ये सब कौन से विटामिन देंगे, तो ये विटामिन सी देते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो बात करते हैं खनिज लवण की, ठीक है। तो खनिज लवण जो है वो हमारे शरीर में निर्माण, समुचित वृद्धि, विकास, इन सभी के लिए भोजन की एक निश्चित मात्रा में खनिज लवण का होना आवश्यक है। हमारे शरीर में लगभग जो है खनिज लवणों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो 24 खनिज लवणों की बात कही गई है, ठीक है। कितने? 24 खनिज लवण जो है हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य कौन कौन से हैं, तो मुख्य है दोस्तों हमारे मैग्नीशियम है, हमारा कैल्शियम है, हमारा फास्फोरस है, लोहा है, तांबा है, पोटेशियम है। ये कुछ हमारे शरीर के अंदर जो है पाए जाते हैं। अब इनके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी ये जो खनिज लवण है ये हमें कैसे मिलेंगे, तो ये हमें दूध से, दही से, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से, अंजीर खाने से, ताज़े फल जो भी होते हैं उनको खाने से, इन सब से जो है हमें ये खनिज लवण प्राप्त होते हैं। अब अगर आप दूध देखेंगे तो दूध लगभग सभी के अंदर नाम आया है कि हमें दूध 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 दूध। तो वैसे आपको बता दूं दोस्तों, दूध के अंदर जो है हर प्रकार का भोजन अवयव उपस्थित होता है, इसीलिए कहा जाता है कि दूध जो है खाना जो है दूध को पीना ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, या कम से कम एक निश्चित मात्रा में तो डेली लेना ही चाहिए। अब बात करते हैं खनिज लवण के कार्यों की। तो खनिज लवण के कार्य है शरीर का निर्माण करना, विभिन्न हार्मोन्स और जैव उत्प्रेरक को जो है बनाने में सहायक है ये, और शरीर पर नियंत्रक का कार्य करता है, यानी शरीर को कंट्रोल करने का कार्य भी करता है। कौन? खनिज लवण। अब बात करते हैं जल की। तो जल तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, जल है तो जीवन है, तो अब उसकी बात तो क्या ही करें। तो ये बहुत आवश्यक है। ये 70% हमारे शरीर का जो भाग है वो जल से बना हुआ है, या जल का बना मतलब जल है इसके अंदर, ठीक है। हमारे शरीर में विलायक का कार्य कौन करता है? शरीर ही, जल ही करता है। और शरीर के तापमान को मेंटेन भी कौन करता है? ये जल ही करके रखता है। और हमारे अगर जो है पानी पीने की एक आदत है, मतलब कंटिन्यूसली रेगुलर जो है हम 2 लीटर तक पानी पी रहे हैं, या सुबह शाम जो है पानी पी के फिर जो है हम सब बाकी काम करते हैं, तो हमारा जो है शरीर एक बीमारियों से बच सकता है, ठीक है। हानिकारक पदार्थों को ये बाहर निकालने में भी उपयोगी है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों से मिल करके बनता है क्या? जल। क्योंकि जल का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? चलिए अब ये कुछ फैक्ट है। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जल की मात्रा जो है वो अलग अलग होती है। जैसे यकृत के अंदर 69% है, तो मांसपेशियों में 75%। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है। हमें 2 से 3 लीटर जो है पानी की डेली आवश्यकता होती है। तरबूज से 95% जल जो है उपस्थित होता है। जो तरबूज होता है ना दोस्तों,
उसके अंदर 95% तो क्या होता है, जल ही होता है। अब बात करें खाद्य रेशों की, तो छिलके वाले जो अनाज होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां है, गाजर है, मूली, पालक, भिंडी, सेम, बंद गोभी, पत्ता गोभी, इन सभी में सेल्यूलोज नामक एक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ? सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ। ठीक है। अब ये जो पदार्थ है ये हम भोजन के रूप में फिर ग्रहण करते हैं और इन्हीं रेशों को रफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रफेज भी कहते हैं। अब इस खाद्य रेशों का कार्य क्या है? तो रफेज जो है भोज्य पदार्थों को पाचन में सहायता करता है। इसके कारण से आंतों से चिपकता नहीं है खाना। जो है आपका रफेज पाचन के दौरान उन्नत विषैले पदार्थों और जल को अवशोषित कर लेता है। रेशे शरीर में से ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं, जिससे रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है एवं डायबिटीज होने का खतरा भी जो है कम हो जाता है। ठीक है। अब रेशे युक्त पदार्थ जो है स्वास्थ्यवर्धक, जैसे देखो आपके भोजन में उच्च रेशे वाले यानी आपके मक्का, राजमा, दाल आदि शामिल करना चाहिए। फिर सेब है, नाशपाती है, अमरूद है जैसे फलों को छिलके सहित खाना चाहिए ताकि हमें फाइबर की मात्रा अधिक मिले। हमें जो है उसको पूरा खोल करके उसके सब हर एक छिलके को नहीं हटाना चाहिए। ठीक है। फिर मूली है, पत्ता गोभी है, मटर है, खीरा है, इन सबको फाइबरिक अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। सलाद है, दलिया, सूखे मेवे, मूंगफली की फाइबर ये अच्छे स्रोत होते हैं। मैदे की जगह जो है आटे का प्रयोग करना चाहिए। ब्राउन राइस और ओट्स का भी सेवन हमें करना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं, ये गतिविधि है तो ये अपने कोई काम की नहीं है। फिर बात करते हैं पोषक तत्व जो है उनकी कमी से जो रोग हो सकते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या? अभावजन्य रोग, यानी पोषक तत्वों एवं या हम कह सकते हैं अवयवों की कमी से जो हमारे शरीर के अंदर, भाई किसी की भी कमी से अगर हमारे शरीर में रोग होता है तो हम कह सकते हैं अभावजन्य रोग। ठीक है। यानी अभाव के कारण उत्पन्न हुआ है ये रोग। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, मेरे को लगता है। अब बात करते हैं हम कि कौन सा भोजन अवयव से कौन सी कमी के होने की वजह से रोग होगा और इसके लक्षण क्या है। ठीक है। चलो, कार्बोहाइड्रेट तो कमजोरी होती है, कार्य क्षमता कम हो जाती है। प्रोटीन है तो क्वासिक्योर जो होता है जिसमें भूख नहीं लगती है, शीर्ण शरीर हो जाता है, दुर्बल चेहरा हो जाता है, क्वासियर करो। ठीक है। वसा है तो शरीर का कमजोर होना, कमजोरी आती है, ऊर्जा की कमी रहती है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, आँखों की कमजोरी आएगी। विटामिन बी से बेरी रोग, कमजोरी आएगी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग, दांत और मसूड़ों की बीमारी होगी। विटामिन डी से हड्डियों की कमजोरी होती है क्योंकि रिकेट्स इसका रोग है। ठीक है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ सकती है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, अत्यधिक रक्त स्राव होता है अगर विटामिन के की कमी है तो। ठीक है। चलो, फिर ऐसे ही खनिज लवण में तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो दांतों और हड्डियों की कमजोरी, और हड्डियों की कमजोरी इसकी वजह से होती है। आयरन की वजह से खून में हीमोग्लोबिन की कमी आ सकती है। आयोडीन गेंगा की जो है उससे होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? फिर अपने संतुलित आहार की बात करें तो ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी प्रकार के खनिज लवण और सभी प्रकार के जो भोजन अवयव है वो सभी उपस्थित होने चाहिए। जैसे संतुलित आहार में अगर कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम 130 से 150 ग्राम होनी चाहिए। प्रोटीन 78 ग्राम यानी 80 ग्राम। वसा जो है 25 ग्राम के आसपास। विटामिन जो है वो आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। खनिज लवण 660 मिलीग्राम होता है। ठीक है। जल जो है वो 2 से 3 लीटर और खाद्य रेशे आवश्यकता के अनुसार। इसी के साथ में अपना ये फर्स्ट चैप्टर भोजन के अवयव जो है वो कंप्लीट होता है। और आप लोगों का काम है कि जैसे देखो प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। रतौंधी किसकी कमी से? ए की कमी से। भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है। वसा जल में अविलय होती है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जल जो है शरीर में मुख्य रूप से किसका काम करता है? जल। तो भाई साहब ये जल जो है हमें क्या करता है? जल क्या था बताओ? देखो ये रहा, ये देखो इधर। अरे भाई ये जल क्या करता है? तो जल वाला पोर्शन, जैसे देखो एनसीईआरटी पढ़ी, ये क्वेश्चन करने लगे, अब ये जल में आ जाओ। तो देखो ये क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। ठीक है।
साथ ही साथ हानिकारक पदार्थों को ये बाहर निकालने में भी काम आता है। ये शरीर का विलायक का कार्य करता है। ठीक है, तो यही तो पूछा है। देखो क्या पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शरीर में मुख्य रूप से किसका काम करता है? तो अभी जस्ट बता दिया। भोज्य पदार्थों में सेल्यूलोज नामक रेशे पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन पदार्थों के अंदर सेल्यूलोज नामक रेशे पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? या आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये लघु ऋणात्मक और दीर्घ ऋणात्मक ये सभी आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं। इसी के साथ में क्लास 7th का RBSE का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अपन बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों।